दृष्टि वैसी सृष्टि। बट इस पर भी वो कह के गए कि वो सारे ऑर्डर कागजों पर ही हैं, इसी मंच पर कह कर गए। अब देखिए, उन्होंने सब चीजें कागज पर रखी, और उनसे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वो तो बोलते हैं कि जो वहां पर इमारत खड़ी की, बिल्डिंग की गैरसैंण में, वो तो हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार के बाद तो वहां एक ईंट, एक पत्थर एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। उनकी सरकार तो देश में जो है 1947 से लेकर 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी की सरकार रही है और एक ही परिवार का शासन रहा। तो ये उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना क्यों नहीं आई, आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं आई, स्वच्छ भारत योजना क्यों नहीं आई, किसानों को जन सम्मान निधि क्यों नहीं आई, ऐसे तमाम योजनाएं मैं गिना सकता हूं। पहाड़ के अंदर रेल उनके सरकार में नहीं आई, वो सरकार में आना चाहिए था। अब ठीक है, अब हरीश रावत जी कह रहे हैं तो वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अब आयु भी उनकी बढ़ गई है, तो मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। सर, आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश के युवाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब आपने सत्ता संभाली तब आपने कहा कि बहुत जल्द हम यहां पर 22,000 युवाओं को नौकरी देंगे। वो कहां तक पहुंच पाया है वो लक्ष्य? और साथ ही साथ हरीश रावत इस पर यह कहकर गए हैं कि 3200 नौकरियों का आंकड़ा भी अगर पेश कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे पास 17,000 का आंकड़ा है जो सरकारी नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं। वो आंकड़ा मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सारे दर्शकों को दे दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर 3200 से ज्यादा जो है अगर नौकरियां दी होंगी तो। हमने, हमारे प्रवक्ता जी ने, सरकारी प्रवक्ता जी ने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 17,000 का आंकड़ा दिया था। वैसे हम चाहते नहीं कि वो संन्यास लें, उनकी जरूरत है हमें तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। सर, डबल इंजन की सरकार को जहां बीजेपी हर मन से ये कहती है कि विकास फिर हर दरवाजे तक पहुंचेगा, उसी डबल इंजन की सरकार पर कांग्रेस, हरीश रावत सभी सवाल उठाते रहे, कहा कि डबल इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। देखिए, डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं। अब उनको क्या है कि उन्होंने अपने समय में कोई काम किए नहीं, इसलिए विपक्ष में उनको कुछ बोलना है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार में किस तेज गति से काम हुआ है। आज ऑल वेदर रोडें यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, केंद्र सरकार की योजना है। इसी के साथ साथ अभी हमारा एम्स का जो ऋषिकेश वाला एम्स है बहुत तेजी से चल रहा है, हजारों लोगों की रोज ओपीडी होती है। इसके साथ साथ कुमाऊं मंडल में भी एक एम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोलने की अभी उन्होंने उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि वो भी जल्दी खुलने वाला है, वो भी बनेगा। इसी के साथ साथ टनकपुर से बागेश्वर जो हमारी 155 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, और बहुत सारे लोग तो आज जो है हमारे बीच में भी नहीं रहे संघर्ष करते करते। ये सारे काम धरातल पर उतर रहे हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में लगातार विकास के एक के बाद एक काम हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और हमें भी, मुझे भी जितना समय मिला है, मेरा भी यही लक्ष्य है, यही चुनौती है कि जो काम भारत सरकार स्वीकृत कर रही है उनको हम नीचे तक ले जाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि बीते 4 महीने में आपने 400 से अधिक फैसले ले लिए हैं। हम चाहते हैं कि राइजिंग उत्तराखंड के मंच से आप यहां मौजूद लोगों को और प्रदेश की जनता को बताएं कि उन बड़े फैसलों में प्रमुख फैसले क्या रहे हैं। 4 बड़े फैसले। देखिए, 4 बड़े फैसलों में मैं कह सकता हूं कि हमने जो है, एक तो जो आपने अभी बताया कि हमने 24,000 जो भर्तियां थी, वो 24,000 भर्तियां हमने करने का निर्णय लिया, और अभी 12,000 से भी ज्यादा पर विज्ञापन और भर्तियां जो उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि पहले दिन हम जो हमारे अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए, हमने उनका वेतनमान बढ़ा दिया, 15,000 से हमने 25,000 कर दिया। हमने जो बच्चे हमारे कोरोना काल में जिनके माता पिता में से किसी का भी देहांत हुआ है, तो उन बच्चों के लिए हमने वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूं कि अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायतों में काम करने वाले जितने प्रतिनिधि हैं, उन सारे प्रतिनिधियों का हमने वेतनमान बढ़ाया है। हमने स्वास्थ्य विभाग में 207 जांचें, 207 प्रकार की जांचें सीएससी, पीएससी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त रूप से कराने का हमने निर्णय लिया है। हमारे जो आयुष्मान कार्ड बनते थे, उन आयुष्मान कार्डों को हमने मुफ्त में कराने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों का हमने जो उनका पहले पेंशन जो मिलती थी, वो पेंशन हमने 3100 से 4600 की, 5100 जो मिलती थी उसको 6000 की,
उनके पति पत्नी आश्रितों को मिलने वाला जो पेंशन था उसको 6,000 किया। उनके आश्रितों को मिलने वाला जो हमारा आश्रितों को मिलने वाला आरक्षण था उसको भी हमने जो है उनके पति और पत्नी दोनों के लिए कर दिया। नहीं, आश्रितों को भी देने की व्यवस्था कर दी। ऐसे बहुत सारे फैसले किए हैं। मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है आपका सारा सत्र इसी में चला जाएगा। और भी गिना देता हूं। नहीं नहीं, ठीक है सर। परिसंपत्तियों का विवाद एक बहुत बड़ा मसला रहा है सर। परिसंपत्तियों का भी मैं बता देता हूं सर उस पर एक सवाल और जोड़ देता हूं उस पर। कांग्रेस का यह कहना है कि परिसंपत्तियों का विवाद तो आपने सुलझाया, लेकिन यूपी सरकार के सामने आपने सरेंडर कर दिया। देखिए, ऐसा है कि सरेंडर जैसी कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की स्थिति में है, और ये मुद्दे पिछले कई सालों से चल रहे थे, और कांग्रेस की सरकार में तो वो एक कदम भी नहीं चले। हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों से 4.5 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कई बार उसके लिए मीटिंगें करी, वो कई बार लखनऊ गए, और मैंने उन्हीं सबको जो बिंदु तय थे उन बिंदुओं पर जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने चर्चा करी, और मैंने कहा कि आप ये अंक गणित का जो आधार है उसको कुछ भी ले लीजिए, तो लेकिन ये फैसला होना चाहिए। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं समझता हूं कि कई हजारों लोग आज इसको सुन रहे होंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे जो परिसंपत्तियों के जो मामले थे जिन पर फैसला होना था उसमें सबसे बड़ा जो फैसला होना था वो सिंचाई विभाग की जमीनों का होना था। 5700 हेक्टेयर जमीन जो हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच में थी, जिसका फैसला नहीं हो पा रहा था। अब ये फैसला हुआ है कि 5700 हेक्टेयर जमीन में से जितनी जमीन की आवश्यकता होगी, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी यहाँ की नहरें हैं, उन नहरों का सिंचाई के लिए उपयोग उत्तर प्रदेश में होता है पानी का। तो उनके जो हेडवर्क्स हैं जहां से वो कंट्रोल होता है कि पानी कितना खोला जाएगा, कितना जाएगा, चूंकि कंट्रोल उन्हीं का होना चाहिए क्योंकि पानी उनको चाहिए। तो इसके लिए उनको कितनी जमीन चाहिए, कितना उनको इसमें मकान चाहिए, 1700 मकान भी हैं। 5700 हेक्टेयर जमीन है, 1700 मकान है। तो उसमें फैसला ये हुआ है कि जो भी उनको आवश्यकता होगी अपने वो जो उनके ये नहरों को संचालित करने के लिए, सिंचाई के लिए जितनी उनकी आवश्यकता होगी वो उतना ले लेंगे, और उसके बाद जितना बचेगा वो सारा का सारा उत्तराखंड का हो जाएगा। एक तो फैसला हुआ ये। दूसरा फैसला हुआ हमारा परिवहन निगम का। परिवहन निगम में हमको 310 करोड़ रुपया वहां से मिलना था। 105 करोड़ की हमारी खाद्य विभाग की पुरानी लायबिलिटी थी जो हमने उत्तर प्रदेश को देनी थी। तो 105 करोड़ रुपया उसमें से कम हो गया, और 305 करोड़ में से 310 में से 210 करोड़ रुपए हमको दिए जाने का फैसला हो गया कि हमको तुरंत 210 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से वन निगम का 90 करोड़ रुपया उनको देना था हमको उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को, तो उन्होंने 90 करोड़ रुपए में से 77 करोड़ रुपया हमको उसी दिन दे दिया। 77 करोड़ का चेक हमको उसी दिन सेम डे जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन हमको मिल गया। चेक के माध्यम से उनके एसीएस आए थे, वो मुझे देकर गए। राजस्व परिषद की जितनी जमीनें थी वो राजस्व परिषद की जमीनों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा था। उनका कहना था कि फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसकी जितनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश से कहते थे कि फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या तो चूंकि हमसे उनकी 24 करोड़ है और हमारी 1 करोड़ 25 लाख है, तो आप स्वयं हिसाब लगाइए कि हमारा फैसला क्या होना चाहिए। लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ कि अब परिसंपत्तियां और देनदारियां 50-50% के आधार पर बांटी जाएंगी, यानी कि आधा उनका होगा, आधा हमारा होगा, आधा उनका होगा, आधा हमारा होगा। इसी प्रकार से रोडवेज का जो बस अड्डा है किच्छा का, वो सिंचाई विभाग की जमीन में है उत्तर प्रदेश और उस पर दावा करता है, तो वो बस अड्डा हमको मिल गया। 2 बैराज हमारे बड़े महत्वपूर्ण बैराज है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज जो चंपावत जिले में आता है, काफी पुराना हो गया है, वो महाकाली नदी पर बना है, शारदा नदी पर। उस बैराज का पुनर्निर्माण का काम होना है, तो पुनर्निर्माण का काम होगा और उसको उत्तर प्रदेश करवाएगा, फैसला हो गया। किच्छा का बैराज जो क्षतिग्रस्त हो गया है इस बार की आपदा जो आई थी हमारी 18 और 19 अक्टूबर को, तो वो किच्छा का बैराज भी वो बनाएंगे।